चलो डिमांड कर रहे थे, है ना। हाँ और हाँ। मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व, शिफ्ट अलोंग डिमांड कर्व, ये लास्ट चीज पढ़ी थी। उसके आगे पढ़ते हैं। हम्म, कॉजेज ऑफ डिमांड कर्व, कॉजेज ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है, कि लॉ ऑफ डिमांड के कॉजेज क्या हैं। तो कॉज है कि लॉ ऑफ डिमांड में क्या होता है बताओ, पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है कि नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। लॉ ऑफ डिमांड में पॉजिटिव। पॉजिटिव कैसे होता है, जब प्राइस बढ़ता है तो डिमांड क्या होती है, कम होती है। कम प्राइस होती है। घटता है तो डिमांड बढ़ती है। तो ये तो नेगेटिव रिलेशनशिप हुआ ना, एक चीज बढ़ रही है दूसरी चीज कम हो रही है, तो ये नेगेटिव हाँ रिलेशनशिप कहते हैं इसको। हाँ। जब दोनों ही चीजें बढ़ रही हो या घट रही हो तब वो पॉजिटिव रिलेशनशिप होगा। नेगेटिव रिलेशनशिप को इनवर्स रिलेशनशिप भी कहा जाता है। हम्म, तो लॉ ऑफ डिमांड क्या इस्टेब्लिश करता है, लॉ ऑफ डिमांड इस्टेब्लिश करता है नेगेटिव या इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, जिसकी वजह से आपने देखा था कि हमारा जो डिमांड कर्व है, हमारा जो डिमांड कर्व है वो क्या होता है, डाउनवर्ड स्लोप करता है, डाउनवर्ड गिरता है, लेफ्ट टू द राइट, है ना। हम्म। हम्म। अच्छा, आप वो जो अकाउंट्स का पहला चैप्टर था उसके न्यूमेरिकल्स लगा रहे हो, हाँ हाँ। कोई दिक्कत आ रही है। नहीं नहीं, बस वो थोड़ा सा जो अपना ये होता है ना, जो मतलब वो उसके क्या होते हैं, पीएल मतलब लास्ट में अप्रोप्रिएशन, रहता है ना। कैपिटल अकाउंट। नहीं, वो जो चार पांच क्वेश्चंस रहते हैं फिर वो टेबल के नीचे। चार पांच क्वेश्चन टेबल के नीचे। पीएल अकाउंट बनाते हैं, क्या क्या बनाते हैं, पीएल ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट, है ना। नहीं, उसके उसके बाद हम वो जो सेटिंग्स रहता है ना कुछ तो भी। पीएल अप्रोप्रिएशन बनाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाते हैं, और लास्ट में बैलेंस शीट बनाते हैं। हाँ, लेकिन मतलब वो तो वो बनाते हैं, लेकिन वो जो क्वेश्चंस में एडजस्टमेंट्स रहता है ना। एडजस्टमेंट्स हाँ, एडजस्टमेंट्स एडजस्टमेंट, हाँ। बस उसमें थोड़ा टाइम लगता है वो। ऐसा किया करो, एडजस्टमेंट पहले पढ़ लिया करो, क्योंकि अगर एडजस्टमेंट पहले पढ़ लोगे तो दिमाग में ये याद रहेगा ना कि किस पॉइंट के ऊपर एडजस्टमेंट है। हाँ। और जब ये याद रहेगा तो एडजस्टमेंट को साइड बाय साइड सॉल्व करते रहोगे पॉइंट के साथ। हम्म, जैसे हर एडजस्टमेंट में एक एडजस्टमेंट तो कॉमन है, वो किसकी है, क्लोजिंग स्टॉक की। क्लोजिंग स्टॉक तो हर जगह होगा, तो उसका ट्रीटमेंट चाहो तो सबसे पहले ही कर दिया करो। हेलो। हेलो। और अगर आपको हाँ याद हो तो हर एडजस्टमेंट का इफेक्ट हम दो जगह दिखाते थे, याद है। हर एक हाँ हाँ। एडजस्टमेंट का इफेक्ट हम दो जगह दिखाते थे। एक जगह पी बैलेंस शीट में भी दिखाते थे, बैलेंस शीट में भी उसका इफेक्ट जाता था एडजस्टमेंट का। और उसी एडजस्टमेंट का इफेक्ट कहाँ जाता था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी जाता था। हम्म, ठीक है, तो हर एडजस्टमेंट का दो जगह इफेक्ट जाता है। चलो अब इस पे आता है कॉजेज ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। तो हमने ये पढ़ा कि डिमांड क्या होता है, प्राइस और डिमांड, क्वांटिटी डिमांड के बीच नेगेटिव यानी इनवर्स रिलेशनशिप होती है, और इसी वजह से डिमांड कर्व लेफ्ट टू द राइट गिरता है। ठीक है। हम्म। एक सेकंड भाई।
इसके जो डिमांड कर्व के डाउनवर्ड स्लोप करने के दो कारण होते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन एक और तरीके से एग्जाम में ये जो क्वेश्चन आता है वो इस तरीके से आता है, व्हाई डज डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू द राइट, कि डिमांड कर्व डाउनवर्ड्स क्यों स्लोप करता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। डिमांड कर्व का शेप आखिर इस तरीके से क्यों है, ठीक है। चलो, तो इसके ऊपर 4 पॉइंट है, 4 कारणों से होता है कि डिमांड कर्व का स्लोप डाउनवर्ड है लेफ्ट टू द राइट। तो पहला है इनकम इफेक्ट, ठीक है। इनकम इफेक्ट, इनकम इफेक्ट क्या कहता है कि क्वांटिटी डिमांडेड जो है आपकी किसी भी कमोडिटी की, किसी भी कमोडिटी की जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो चेंज करती है कंज्यूमर्स के रियल परचेजिंग पावर से। कंज्यूमर के रियल परचेजिंग पावर यानी कंज्यूमर के रियल परचेजिंग पावर को हम कहते हैं रियल इनकम। हेलो, हेलो। हाँ ठीक है। तो मैं कह रहा था कंज्यूमर का जो रियल परचेजिंग पावर होता है उसको इकोनॉमिक्स में कहा जाता है रियल इनकम। तो इनकम इफेक्ट कहता है कि आपका किसी भी कमोडिटी की क्वांटिटी डिमांडेड किसकी वजह से चेंज करती है, कंज्यूमर्स के रियल परचेजिंग पावर की वजह से चेंज करती है, ठीक है। क्लियर है। हाँ। अब ये जो रियल परचेजिंग पावर है यानी रियल इनकम है, ये निकाली कैसे जाती है। तो ये निकाली जाती है जो व्यक्ति की मंथली इनकम है, मंथली कमाई, हाँ। उसको हमारे जो भी कमोडिटी का प्राइस हो उससे डिवाइड कर दो तो रियल इनकम आ जाएगी। समझ गए भाई। हाँ। तो रियल इनकम कैसे आएगी, जब आप व्यक्ति की मंथली इनकम को कमोडिटी के रियल प्राइस से डिवाइड मार दो तो आ जाएगा। तो इनकम इफेक्ट क्या कहता है कि किसी भी कमोडिटी की जो क्वांटिटी डिमांड होती है वो किसकी वजह से अफेक्ट करती है, वो प्राइस से ज्यादा किस वजह से अफेक्ट करती है, वो अफेक्ट करती है मंथली इनकम, नहीं मंथली इनकम कह रहे हैं, कंज्यूमर की रियल इनकम पे, ठीक है। कंज्यूमर की जो रियल इनकम है, रियल परचेजिंग पावर है, उसकी वजह से अफेक्ट होती है। और ये रियल इनकम, रियल परचेजिंग पावर कैसे आती है, मंथली इनकम डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ द कमोडिटी, ठीक है। इसका एग्जांपल लेते हैं। मान लो हमारा मंथली प्राइस है, हमें हमारी मंथली कमाई है मान लो 1000 रुपए, ठीक है। मंथली कमाई हमारी कितनी होती है, 1000 रुपए। तो हमारा प्राइस मान लो है 100 रुपए, ठीक है। तो हमारी रियल इनकम कितनी आएगी बताओ। बताओ भाई। हेलो। हाँ रियल इनकम कितनी, हाँ बोलो। मंथली इनकम है हमारी, किस मंथली इनकम क्या थी हमारी? 1000 रुपए, बस इतनी है। 1000 रुपए। और हमारे हमारा जो गुड है, ठीक है, हाँ। गुड्स का जो परचेज प्राइस है वो 100 रुपए है। मान लो कोई भी गुड है, XYZ कुछ भी ले लो गुड, तो उसका जो परचेज प्राइस है, उसकी जो मतलब कीमत है बाजार में खरीदने की, उसको 100 रुपए है। तो हमारी रियल इनकम क्या बनी, 10, 10 रुपीज। ठीक है। अच्छा, रियल इनकम रुपए में नहीं, वैसे रुपए में भी ले सकते हैं इसको। हाँ। तो हमारी रियल इनकम क्या बनेगी, 10, 10। ठीक है। 1000 को आपने 100 से डिवाइड किया, हाँ। ठीक है। अब मान लो मंथली इनकम चेंज नहीं हुई है, 1000 की 1000 ही है, और आपका गुड्स का प्राइस बढ़ गया है। अगर गुड्स का प्राइस बढ़ गया है तो उसकी वजह से क्या होगा, आपकी रियल इनकम क्या हो जाएगी, 1000 डिवाइड बाय 200 यानी 5, है ना।
क्लियर है? अब इनकम हाँ इफेक्ट क्या कहता है ना कि आपकी जो क्वांटिटी डिमांड चेंज करती है किसी भी कमोडिटी की, वो ये जो प्राइस बढ़ रहा है ना उस गुड्स का, उसकी वजह से नहीं हो रही है। ये जो प्राइस बढ़ रहा है उसकी वजह से क्वांटिटी डिमांड असल में नहीं चेंज कर रही है। असल में क्वांटिटी डिमांड आपकी किस लिए चेंज कर रही है? आपकी क्वांटिटी डिमांड इस वजह से चेंज कर रही है क्योंकि आपकी रियल इनकम घट रही है। रियल इनकम घट रही है, इसका मतलब क्या है कि आपकी परचेजिंग पावर, रियल परचेजिंग पावर, जो उस गुड्स को खरीदने की पावर है, वो भी घट रही है। और वो घट रही है इसलिए आपका क्या हो रहा है? क्वांटिटी डिमांड कम हो रही है। क्लियर ना? हम्म, समझ गए भाई? हाँ सर। इनकम इफेक्ट का ये कहना है कि अगर आपका प्राइस बढ़ा है तो उसके साथ साथ अगर ये मंथली इनकम भी बढ़ जाती तो आपकी रियल इनकम ना घटती और उसकी वजह से आपकी जो क्वांटिटी डिमांड है उसके ऊपर कोई फर्क ना आता। जैसे आपकी मंथली इनकम भी बढ़ जाती, मान लो 2000 हो जाती, अब 2000 को 200 से डिवाइड करो कितना आएगा? 10 रुपए, हम्म, है ना? तो आपकी मंथली इनकम तो चेंज हुई नहीं, है ना? हम्म, और अगर मंथली इनकम चेंज नहीं हुए तो आपकी क्वांटिटी डिमांड पे भी कोई फर्क नहीं आएगा। ठीक है? हम्म, तो इनकम इफेक्ट का सिंपल सा यही कहना है। समझ में आया? हाँ दोनों सिनेरियो समझ में आ गए? हाँ हाँ। चलो फिर ठीक है। तो ये था इनकम इफेक्ट। तो एक बार रिपीट करके बता दो कि क्या कहते हैं इसको, इनकम इफेक्ट का मतलब क्या होता है? इनकम इफेक्ट में जो मतलब अ, मतलब अगर कैसे बताऊं, मतलब एग्जांपल देके बताओ क्या? हम्म। मतलब अगर कोई चीज समझो वो 50 रुपए की थी, हम्म। और जब हमारी जो इनकम मतलब एक अगर चीज 1000 रुपए की है तब हमारी इनकम 10,000 थी। हम्म। हाँ, और वो फिर हमारी मतलब वो बाय करने की एबिलिटी मतलब इतने परसेंट थी, लेकिन जब गुड्स की वो गुड की कीमत अगर बढ़ के 5,000 हो गई, हम्म। तो फिर उसके बाद में मतलब वो थोड़ा वो मतलब वो फिर बाय करने के परसेंट कम होते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही कहा आपने। और इसका क्रक्स मतलब क्या बना? मतलब क्या हुआ इसका? डेफिनेशन एक तरीके से क्या हुई कि कंज्यूमर इनकम इफेक्ट ऐसा कहता है कि आपकी जो गुड्स की क्वांटिटी डिमांड होगी वो आपकी प्राइस से ज्यादा किसके ऊपर इफेक्ट करती है? रियल इनकम के ऊपर डिपेंड करती है। अगर रियल इनकम घट रही है इसका मतलब आपकी परचेसिंग पावर घट रही है, और परचेसिंग पावर घट रही है तो क्या होगा? तो आपकी क्वांटिटी डिमांड कम हो जाएगी। और यही हाँ रियल इनकम अगर बढ़ रही है तो आपकी परचेसिंग पावर बढ़ रही है, तो उसकी वजह से आपका क्वांटिटी डिमांड बढ़ जाएगा। क्लियर है? हाँ। हम्म, चलो सेकंड कॉज देखते हैं। सेकंड कारण जिसकी वजह से डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोप करता है वो है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। इसमें से हो सकता है बहुत सारे टॉपिक्स आपके कोर्स में ना हो, संभव है, लेकिन मैंने हाँ आपको कंप्लीट डिमांड पढ़ाया है। ठीक है? अब उसमें से जो हाँ आपके कोर्स में हो वो पढ़ लो, जो ना हो उसको छोड़ दो, और क्या। हाँ हाँ। जो एक्स्ट्रा पढ़ा है वो भी कभी ना कभी काम ही आएगा, है ना? हम्म, सीए करना है ना आपको, हाँ हाँ। इस वजह से। हम्म। अब सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या होता है? तो सब्स्टिट्यूट गुड्स से रिलेटेड है। सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होते हैं बताओ? सब्स्टिट्यूट गुड्स यानी मतलब पेप्सी के बदले थम्स अप, उस टाइप में जो एक गुड को सब्स्टिट्यूट करके मतलब वो कस्टमर को उससे कोई डिफरेंट नहीं फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, मतलब कि और दो उसके गुड्स अगर एक दूसरे की जगह पे यूज किए जा सकें और सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन हाँ हमें दे सके तो क्या हाँ हाँ, होगा? सब्स्टिट्यूट गुड्स होंगे। सब्स्टिट्यूट गुड्स। चलो चलो।
तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ये कहता है भाई कि आपकी क्वांटिटी डिमांडेड किसी भी कमोडिटी की, किसी भी कमोडिटी की क्वांटिटी डिमांडेड, इसके ऊपर फर्क नहीं पड़ता है कि उसके प्राइस वाइज क्या चल रहा है। प्राइस वाइज से ज्यादा किसके ऊपर फर्क कर रहा है कि उसका जो सब्स्टिट्यूट गुड है, जो उसका सब्स्टिट्यूट गुड है मार्केट में, उसके प्राइस पे क्या असर पड़ रहा है ना। जैसे कि टी और कॉफी, ठीक है, टी और कॉफी, तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का ये मतलब है कि कॉफी, मान लो कॉफी की डिमांड उसके प्राइस से ज्यादा, कॉफी की डिमांड उसके प्राइस में चेंज होने से ज्यादा किसके ऊपर इफेक्ट करती है, टी का प्राइस क्या है। टी का प्राइस अगर बढ़ रहा है तो क्या होगा, टी की डिमांड कम हो जाएगी, और टी की डिमांड कम होगी तो टी के जो कस्टमर्स है वो क्या करेंगे, कॉफी पीना शुरू कर देंगे, तो ऑटोमेटिकली कॉफी की डिमांड बढ़ जाएगी। ठीक है, हाँ तो ये होता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। कि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का ये कहना है कि भले ही हमारा प्राइस बढ़ रहा हो चाहे ना घट बढ़ रहा हो, इस बात से फर्क नहीं पड़ता। अगर सब्स्टिट्यूट गुड का हमारे प्राइस बढ़ गया तो हमारी डिमांड बढ़ जाएगी, और अगर उसका प्राइस कम हो गया तो हमारी डिमांड कम हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है। हाँ हाँ। तो यही है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। चलो, तीसरा क्या है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी असल में यूटिलिटी वाला जो चैप्टर है आपका, यूटिलिटी एनालिसिस वाला, ठीक है, हाँ। बेसिकली उसका पार्ट है ये ज्यादा। हम्म। लेकिन क्योंकि ये हमारी डिमांड में काम आता है, डिमांड एनालिसिस करने में, तो यहां भी इसको पढ़ेंगे। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का ये मतलब होता है कि जैसे जैसे आप कोई भी एडिशनल कमोडिटी कंज्यूम करने लग जाओ, यानी जैसे जैसे कोई भी खाना जैसे खा रहे हो, तो खाने क्या है, कमोडिटी हुई, तो जैसे जैसे हाँ। कोई भी एडिशनल कमोडिटी कंज्यूम करो यानी खाओ उस खाने को, तो वैसे वैसे आपकी जो उससे मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी यानी एडिशनल यूटिलिटी, एडिशनल सेटिस्फैक्शन है, वो कम होता चला जाता है। इसका ये मतलब है जैसे कि आपको भूख लगी है, तो आपने एक रोटी खाई, आपकी भूख थोड़ी कम हुई, है ना। आपने दो रोटी खाई, आपकी भूख थोड़ी और कम हो गई। आपने तीन रोटी खाई, आपकी भूख थोड़ी और कम हो गई। चार खाई तो भूख बिल्कुल मिट गई, है ना। हाँ। तो यही मतलब होता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का, कि जैसे जैसे आप कोई कमोडिटी कंज्यूम करो यानी खाओ, वैसे वैसे उससे मिलने वाली जो मार्जिनल यूटिलिटी है यानी एडिशनल यूटिलिटी, एडिशनल सेटिस्फैक्शन जिसे हम कह सकते हैं, ठीक है, तो वो सेटिस्फैक्शन क्या होता जाता है, कम होता जाता है। तो था नहीं, जैसे जैसे रोटी के एक एक रोटी खाते गए वैसे वैसे आपको उस रोटी से जो सेटिस्फैक्शन मिल रहा है वो कम होता चला गया, है ना। क्यों, क्योंकि आपका पेट भरता चला गया इस वजह से। ठीक है, हाँ। तो वहां भी क्या है, एक नेगेटिव रिलेशनशिप है। कैसे, जैसे जैसे आप अपना कंजम्पशन बढ़ा रहे हो उस गुड्स का, जैसे जैसे उस गुड्स का कंजम्पशन बढ़ा रहे हो वैसे वैसे जो उससे मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी यानी एडिशनल यूटिलिटी, एडिशनल सेटिस्फैक्शन, वो क्या होने लग जाता है, कम होने लग जाता है। इसी तरह प्राइस और डिमांड के बीच भी क्या है, नेगेटिव रिलेशनशिप है। इसीलिए दोनों चीजों के कर्व जो होते हैं वो डाउनवर्ड स्लोपिंग बनते हैं, लेफ्ट टू द राइट। क्लियर है। चलो, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी हमें अभी वहां भी पढ़ना है, यूटिलिटी वाले चैप्टर में।
यही मतलब था भाई इसका। अब लास्ट देखते हैं, एडिशनल कंज्यूमर लास्ट पॉइंट है। एडिशनल कंज्यूमर यानी जितने ज्यादा आपके पास कंज्यूमर्स है मार्केट में आपके प्रोडक्ट के, उतने ज्यादा क्या होंगे, आपकी क्वांटिटी डिमांड होगी, और जितने कम है उतने कम होंगे। तो नंबर ऑफ कंज्यूमर्स के ऊपर डिपेंड करता है आपका क्वांटिटी डिमांडेड। प्राइस से ज्यादा किसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी कितने कस्टमर हैं। ठीक है, कितने कस्टमर है इसको कहते हैं। ठीक है, क्लियर है ना माइंड? हाँ सर। अब आपके पास जो पुराने कस्टमर होंगे वो तो आपके पास रहेंगे ही, अगर थोड़ा बहुत प्राइस भी बढ़ रहा है तो भी वो आप ही से सामान खरीदेंगे। ठीक है, और जो नए कस्टमर होते हैं वो जनरली थोड़ी कम कीमत में आपसे सामान खरीदने की कोशिश करते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो सोचते हैं कि अगर ये नया दुकानदार हमें ठीक भाव देगा तो इससे लंबे समय तक रिलेशनशिप रखेंगे, नहीं तो फिर इससे आगे सामान नहीं खरीदेंगे। तो इस वजह से क्या होता है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो एडिशनल कंज्यूमर होते हैं, जो नए कंज्यूमर होते हैं, उनके लिए आप क्या करते हो, प्राइस वगैरह कम कर देते हो ताकि उनको क्या कर सको, अट्रैक्ट कर सको। ठीक है, अपनी दुकान के लिए। जैसे कोई भी वाईफाई कंपनी हो तो नए कस्टमर को जो पहला प्लान देती है वो बहुत सस्ता देती है, हद से ज्यादा। जैसे कि जब हमने नया वाईफाई लगवाया था तो हमारी कंपनी ने हमको क्या दिया था, 3 महीने का 200 MBPS का नेट दिया था। अभी भी वो प्लान चल ही रहा है, अभी भी खत्म नहीं हुआ, अभी भी वही चल रहा है प्लान। तो 3 महीने का दिया था 200 MBPS का प्लान, मात्र 600 रुपए में। हाँ, तो नए कस्टमर को जनरली काफी डिस्काउंट दिया जाता है जिससे आपकी डिमांड बढ़ने लग जाती है। ठीक है, तो उस समय जब नए कस्टमर को अट्रैक्ट कर रहे हो उस समय तो आपका प्राइस कम है, इस वजह से आपकी डिमांड बढ़ रही है। लेकिन जब आगे जाके वो कस्टमर्स पुराने हो जाते हैं तो आप अपना दाम बढ़ा देते हो, थोड़ा बहुत, थोड़ा बहुत। लेकिन उससे डिमांड पे कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि जियो का था, जियो ने शुरू में फ्री सिम बांटे तो करोड़ों में उसकी डिमांड हो गई। जब उसने हल्का फुल्का पैसा चार्ज करना शुरू किया है तो भी उसकी डिमांड पे कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है। क्यों? क्योंकि अब इतना तो बनता ही है ना, कोई इससे सस्ता थोड़ी दे रहा है। ठीक है, तो ये मतलब हुआ एडिशनल कंज्यूमर का। क्लियर है ये बात? हाँ सर। चलो, इन सबको नोट किया है कि नहीं? ये पॉइंट्स तो नोट कर ही लिए होंगे। हाँ हाँ लिखी है। तो तुम्हारे आपके बुक में ये पॉइंट दिए हैं कि नहीं? ये दिया नहीं है? सर, डीप में नहीं दिया है। व्हाट डज डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड टू द लेफ्ट, कैसे दिया है? ऐसे दिया है कि कॉजेज ऑफ लॉ ऑफ डिमांड दिया है? मतलब उसमें बस क्या है कि वो जो टॉपिक है, हम्म बस वो टॉपिक को मतलब उसके बाद में थोड़े दो तीन डिफाइन रहते हैं, उसके बाद में उसके एडवांटेजेस, उसके की फीचर्स, बस। चलो कोई नहीं, चलो फिर भी ये टॉपिक आपकी बुक में होगा तो, है ना? तो हाँ इसमें हाँ से जरा सा एक बार रीड मार लो ताकि दिमाग में पक्का हो जाए, उसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं हाँ। आगे। ठीक है, चलो। और कितने टॉपिक है सर इसके बचे हुए?
सर इस चैप्टर के और कितने टॉपिक्स बचे हैं? किसमें? हम्म किसमें? मतलब इस चैप्टर के। इस चैप्टर के? ये चैप्टर हम्म दो पार्ट में टूटा है भाई। पहला तो लॉ ऑफ डिमांड हाँ था, जिसमें अब बस केवल एक टॉपिक बचा है, और उसके बाद एक इसका पार्ट और है। जैसे कि आपने देखा होगा, ये चैप्टर दो पार्ट में आपकी बुक में, ए और बी। तो जो इसका बी वाला पार्ट है वो भी बचा है अभी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, लेकिन वो एक तरीके से अच्छा सेपरेट चैप्टर है। तो इस चैप्टर का तो बस, मतलब हाँ, आज हमारा हो जाएगा क्या लेकिन ये चैप्टर हाँ, ये ये वाला पार्ट? लॉ ऑफ डिमांड हो जाएगा। कल से हम लोग वो इलास्टिसिटी पढ़ेंगे इसकी। हाँ हो गया भाई? हम्म अब हम लोग लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं इसका, एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड। इसका क्या मतलब होता है कि आपका डिमांड का लॉ क्या कहता है भाई? प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी डिमांड घटेगा, प्राइस घटेगा तो क्वांटिटी डिमांड बढ़ेगा, यही बात ना? बढ़ेगा। इस बात के एक्सेप्शंस, यानी इस लॉ के ऊपर एक्सेप्शंस, यानी जो लॉ बना है कि प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी डिमांड घटेगा और प्राइस घटेगा तो क्वांटिटी डिमांड बढ़ेगा, कहाँ कहाँ ये लॉ सही नहीं साबित होता, कहाँ कहाँ इसने जो ये दो रूल्स दिए हैं ये फॉलो नहीं होते। तो ऐसे कुछ सिचुएशंस हम लोग देखेंगे एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड में। तो पहला है गिवन गुड्स और इंफीरियर गुड्स। ये याद है क्या होते हैं? पढ़े थे पीछे इसी चैप्टर में। इंफीरियर गुड्स है। गिवन गुड्स को इंफीरियर गुड्स कहते हैं, इंफीरियर गुड्स को गिवन गुड्स कहते हैं। तो उसमें नहीं कंफ्यूज होना है, वो तो वही एक ही चीज है। हाँ याद है क्या था ये? हाँ खराब क्वालिटी की चीजें, ठीक है? खराब क्वालिटी की चीजें जो बहुत अच्छी क्वालिटी की चीजें नहीं होती हैं, उसको हम गिवन गुड्स या इंफीरियर गुड्स कहते हैं, जो जनरली गरीब लोगों को लेना पड़ता है, ठीक है? क्योंकि उनके पास पैसे इतने पर्याप्त नहीं होते हैं कि वो नॉर्मल गुड्स खरीद पाए। जिसमें हम लोगों ने एग्जांपल लिया था कि आशीर्वाद आटा क्या है, एक नॉर्मल गुड है, लेकिन वो 20-22 रुपए का जो आटा आता है जो जिससे रोटी थोड़ी काली बनती है, वो क्या है? वो एक इंफीरियर गुड हुआ, ठीक है? कलर करेक्ट है ना? हाँ सर। अब सैमसंग ले लो, वो क्या है? नॉर्मल गुड हुआ, लेकिन जो जियो फोन है अपना, इंफीरियर गुड हुआ कि नहीं हुआ?
क्योंकि हाँ, इंपीरियल गुड। क्वालिटी उसकी अच्छी नहीं है। हाँ ठीक है, तो जो हाँ। खराब क्वालिटी की चीजें होती हैं, जो इतनी अच्छी क्वालिटी की चीजें नहीं होती हैं, वो क्या होता है, हम्म इंफीरियर गुड्स में आती है। और इसका प्राइस और इसके ऊपर लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं करता, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये क्या हम्म डिपेंडेंट होती है, कंज्यूमर के इनकम के ऊपर डिपेंडेंट होती है मोर देन प्राइस। हम्म कि अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ रही है तो वो इन गुड्स के हम्म डिमांड को इन गुड्स का डिमांड करना बंद कर देगा, इररिस्पेक्टिव हम्म ऑफ प्राइस। प्राइस से कोई फर्क नहीं, हम्म क्योंकि इन गुड्स का जनरली प्राइस कम ही होता है गिवन गुड्स का। और अगर कंज्यूमर की इनकम कम हम्म हो रही है तो उसको ये गुड्स डिमांड करने पड़ेंगे, है ना, क्योंकि इनकम नहीं है इतनी, दूसरे गुड्स डिमांड करना। हाँ प्राइस के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, इनके प्राइस जनरली कम ही होते हैं गिवन गुड्स के। हाँ ठीक है, इन्हीं गुड्स की वजह से हाँ। वो परंपरा बनी है इंडिया में कि खराब क्वालिटी, कम दाम की चीजें खराब क्वालिटी की होती हैं। हम्म ठीक है, क्लियर है, हम्म, समझ गया ना कि इसके ऊपर लॉ ऑफ हाँ डिमांड हाँ। क्यों फॉलो नहीं करता। सेकंड है आपका गुड्स एक्सपेक्टेड टू बिकम स्केयर्स हम्म और कॉस्टली इन फ्यूचर। यानी अगर आपको लग रहा है कि कुछ ऐसे गुड्स हैं जो कि क्या है, जिनकी जो तो या तो उनकी क्वांटिटी स्केर्स होने वाली है मार्केट में, फ्यूचर में ये क्वांटिटी स्केर्स होने वाली है, यानी कि फ्यूचर में वो कम मात्रा में बाजार में मिलेंगे, उनकी सप्लाई कम हो जाएगी। समझ गए? हम्म, हाँ हाँ। या तो उनके दाम बढ़ने वाले हैं फ्यूचर में। ठीक है, अब बताओ, अगर हम्म, मैं ये कहूं आलू का क्या रेट चल रहा है तुम्हारे यहाँ, तुम्हारे शहर में? आलू का 20 25 25 30 रुपए चल रहा होगा। 20 रुपए? हम्म। महंगा है यार, यहाँ तो 14 रुपए किलो है। हाँ यहाँ महंगा, नहीं यहाँ महंगा है। क्या कह रही हो? यहाँ महंगा है। नहीं नहीं नहीं, आपसे नहीं, मम्मी कुछ कह रही थी हमारी। क्या कह रही हो? 14 का कल ही तो मैं लेके आया था। हाँ, मैं मंडी का रेट बता रहा हूँ, यहाँ की जो मंडी है वहाँ 14 का है। हम्म। तो ये तुम जो रेट बता रहे हो, ये अपने यहाँ की मंडी का बता रहे हो कि नॉर्मल मार्केट का? नहीं यहाँ की मंडी का ही, मतलब यहाँ वीकली होता है ना एक बार में। हाँ वही, मंडी से ही आदमी सब्जी खरीदता है ना ज्यादा। हाँ हाँ हाँ, तो वही मंडी का है कि 14 है। तो तुम्हारे यहाँ 20 है ना? अगर कल को मान हम्म लो तुम्हें ऐसा लग रहा है कि ऐसा कोई न्यूज़ मिल रही है कि 4 दिन के बाद क्या होगा, 4 नहीं 2 ही दिन के बाद क्या होगा, आपका जो आलू का दाम है वो 20 के बजाय 40 रुपए किलो हो जाएगा, तो क्या करोगे? हम्म। मतलब स्टॉक में ले लेंगे। हाँ, आज ही जाके सर 10 किलो खरीद लाएंगे, है ना? हम्म हम्म यही हर इंसान करेगा कि अगर उसको लग रहा है फिर 2 दिन के बाद कोई भी चीज बहुत ही महंगी हो जाने वाली है, तो उसका क्या कर लेगा, बल्क में खरीद लेगा उसको। ठीक है, हम्म तो इस बात से फर्क तब नहीं पड़ेगा कि उस गुड्स का प्राइस बढ़ रहा है। ठीक है, हम्म भले ही थोड़ा बहुत बढ़ गया हो, लेकिन कंज्यूमर क्या करेगा, उसकी डिमांड बढ़ा देगा उसको बल्क में खरीदने के चक्कर में, ताकि उसको और महंगे दाम पे ना खरीदना पड़े, है ना? हाँ। और अगर आपको ये इंफॉर्मेशन मिल रही है, ठीक है, हम्म अगर आपको ये इंफॉर्मेशन मिल रही है कि आलू की सप्लाई कम होने वाली है महाराष्ट्र में, पूरे महाराष्ट्र में आलू की सप्लाई कम होने वाली है, तब क्या करोगे? तब भी तो यही काम करोगे ना कि बल्क में खरीद के रख लोगे, हाँ है ना? तो अगर आपके गुड्स स्केर्स होने हाँ। वाले हैं मार्केट में, यानी उनकी सप्लाई कम होने वाली है मार्केट में, तो क्या करोगे? उनको बल्क में खरीद के रख लोगे इरिस्पेक्टिव ऑफ प्राइस। और अगर आपको लग रहा है कि उनकी प्राइस फ्यूचर में बढ़ने वाली है, क्योंकि ऑलरेडी आप देख रहे हैं थोड़ी बहुत बढ़ रही है, तो क्या करोगे? बढ़े हुए दाम पे भी उसको खरीद लोगे जाके, उसकी डिमांड कर लोगे। ठीक है,
इस बात से फर्क नहीं पड़ेगा कि उसका दाम बढ़ चुका है, आप उसकी डिमांड करोगे क्यों, ताकि और महंगे दाम पे ना खरीदना पड़े। क्लियर है भाई? हाँ सर। चलो, ये तो रहा क्या, सेकंड। अब तीसरा लेते हैं, लग्जूरियस गुड्स, और इनको एक और नाम से जाना जाता है, आर्टिकल्स ऑफ स्नॉब अपील। अब आर्टिकल्स ऑफ स्नॉब अपील क्यों कहा जाता है, क्योंकि एक इकोनॉमिस्ट थे, स्नॉब नाम था कुछ उनका, स्नॉब करके नाम था, ठीक है। एग्जैक्ट नाम जरा बताता हूं अभी, एग्जैक्ट नाम के लिए गूगल करना पड़ेगा। आर्टिकल्स ऑफ स्नॉब, ये रहा। हम्म ये किसने दिया है, यहाँ नहीं लिखा। विकीपीडिया, विकीपीडिया सब बताता है ना। हम्म नहीं दिया है इस पे भी। तो सबसे अच्छा तरीका, हु गेव, अब भी नहीं आया। छोड़ो, आपकी बुक में हो सकता है दिया हो, ठीक है। और अगर नहीं भी दिया होगा तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि आपसे ये पूछेगा नहीं पेपर में कि किसने आर्टिकल्स ऑफ स्नॉब अपील दिया है, क्योंकि आपसे ये पूछा जाएगा कि आर्टिकल्स ऑफ स्नॉब अपील क्या होता है। तो आर्टिकल्स ऑफ स्नॉब अपील या लग्जूरियस गुड्स में क्या आते हैं, आपके लग्जरी वाले गुड्स आते हैं, महंगे महंगे एकदम, यानी जो शो ऑफ वाली चीजें नहीं होती हैं, हाँ। तो वही आती है आर्टिकल्स ऑफ स्नॉब अपील में। कौन सा फोन यूज करते हो आप? मैं सैमसंग का S10 प्लस। S10 प्लस। आप भी एक ऐसी स्नॉब अपील वाली चीज यूज कर रहे हो, है ना? क्योंकि मैंने क्या बताया, आर्टिकल्स ऑफ स्नॉब अपील में क्या आएगा, महंगी महंगी शो ऑफ करने वाली चीजें, लग्जूरियस चीजें, ठीक है। पर सर सैमसंग कहाँ शो ऑफ वाला हुआ, आईफोन हुआ। पर सैमसंग, पर सैमसंग एस पहले टेन था मेरे। पर हाँ? पर सैमसंग S10 प्लस जो है आपका, वो आपका शो ऑफ करने वाला जैसा हुआ है। 60,000 का तो फोन है ही ना वो। हाँ, 65 65 का है। हाँ 65 का है, फ्लिपकार्ट से लिया था। नहीं, मैंने शॉप से ही लिया है। अच्छा अच्छा, चलो। नहीं मतलब पहले था मेरे पास, शो ऑफ करने के लिए आईफोन भी लिया था एक मैंने। लेकिन फिर वो फिर मतलब जो वर्चुअली फोन अच्छा है जो रहा फिर वही लिया। नहीं, सैमसंग सही है ये S10, क्योंकि हाँ हाँ। क्योंकि आईफोन ये आईफोन बेकार होता है। आईफोन आईफोन, में एक साल यूज करके देखा मतलब उतना अच्छा तो नहीं है आईफोन। आईफोन गेमिंग के लिए बेकार है, क्योंकि गेम उस पर खेल नहीं पाओगे अच्छे से, और बैटरी बैकअप नहीं रहता है। हर चीज उसमें परचेज करनी पड़ती है, उसके जो स्पेयर पार्ट्स होते हैं बहुत महंगे पड़ते हैं। वर्क स्पेस भी बहुत रहता है भाई, इतना तो ज्यादा नहीं है उसका। अभी मेरे पास विंडोज है ना, तो तो फिर वो रैम जो उसकी आईफोन है जगह। वो सिर्फ शो ऑफ के लिए बना है, तो अगर उसको रखना है तो सिर्फ पार्टियों में ले जाने के लिए रखे रहो बस। हाँ बस तो इसलिए फिर मैं अपना स्टडी का सोच के मतलब जिससे बैटरी ज्यादा रही, स्क्रीन बड़ा रहा, इसलिए। सैमसंग सही है, वन प्लस सही है, ये सब चीजें सही हैं। हाँ हाँ। और खासकर अभी 11 ट्वेल्थ की, 12 तक तो आदमी गेमिंग करता ही है, थोड़ी बहुत हर आदमी करता है। हाँ हाँ। तो इसलिए गेमिंग इसी पे हो सकती है, आईफोन पे हो नहीं सकती। आईफोन का प्रोसेसर अच्छा है, बट उसका स्क्रीन इतनी छोटी है, कैसे खेलोगे।
मतलब अभी सारे जो सॉफ्टवेयर टूल्स हैं उन सबके प्रोसेसर इतने अच्छे हैं कि हर डिस्कॉर्ड में भी समझ आता है उसके प्रोसेसर का। प्रोसेसर का वो G85 इस समय शायद लेटेस्ट चल रहा है प्रोसेसर्स में। हाँ अभी 13 अभी तो वो 13 जी वाले लॉन्च हुआ है ना में, उसमें। जी में, और सैमसंग का तो हर प्रोसेसर सही होता है, एक्सयनोस उसमें पड़ा होता है, उनका अलग ही रहता है। हाँ उनका मतलब सैमसंग टॉप ऐसा क्वालिटी बहुत अच्छा देता है चाहे कैमरा हो या कुछ भी रहो। सैमसंग का तो हम भी यूज कर रहे हैं ना, वो तुम्हारा F41। ठीक है, हाँ बस आपके फोन का जो प्राइस है उससे आधा 4 गुना कम है। ठीक है, तो मेरा मतलब मैंने भी आईफोन एक ये वाला किया। तो आईफोन से एक्सचेंज किया होगा तो कम पैसा पड़ा होगा ना थोड़ा। नहीं ये बेच के किया है ना मैंने, वो एक्सचेंज में इतना नहीं मिल रहा था मेरे को तो फिर मैंने उसको बेच ही दिया फिर। तो कितने में बिका था आईफोन एक्स? मेरा वो बिका था मैंने 35 में। हाँ तो ठीक है, 35 का वो और 65 का ये, तो नेट तुम्हें 30 ही का तो पड़ा सैमसंग एस हाँ टेन। वो तो लेट 30 में पड़ा लेकिन वो ऐसा दिखे तो 65 नहीं था ना। हाँ वो प्राइस तो तुम्हें 65 देनी पड़ी, लेकिन इन शॉर्ट कोई एक और प्रोडक्ट सेल करके तुमने अपना लॉस तो निकाल ही लिया थोड़ा। हाँ हाँ लेकिन अभी तो मतलब ये आजकल तो हम नहीं क्या स्टूडेंट कार्ड यूज करके नहीं क्या ले जो प्रोडक्ट लेंगे ना हम्म। देखो सैमसंग या वन प्लस आईफोन पे तो हमें 20 to 30% डिस्काउंट गिरता है मतलब टैक्स लगता ही नहीं है। अच्छा, तो 65 में तुम्हें 20% डिस्काउंट मिल गया था फिर? नहीं अभी स्टार्ट हुआ है ना मैंने इस महीने पे लिया है फोन मेरा ये ये तो कहा, मेरा अभी सर्विस स्टार्ट हुआ। ये सेंटर की तरफ से स्टार्ट हुआ है कि महाराष्ट्र की तरफ से स्टार्ट हुआ है? नहीं ये कंपनी की तरफ से स्टार्ट है। अच्छा, सैमसंग की तरफ से। हाँ मतलब सैमसंग आईफोन वगैरह जो बड़ी बड़ी कंपनी है ना सबकी तरफ से। अच्छा, अब स्टार्ट हुआ है ये मतलब हाँ कहाँ से मतलब परचेज करना होगा इसको, उनके साइट से? हाँ साइट से जाना फिर गिरेगा फिर वहां से एक तो बिजनेस कार्ड रहता है ना हमारा। हाँ, एक तो बिजनेसमैन के लिए है और दूसरा स्टूडेंट के लिए बिजनेसमैन मतलब के लिए तो वो है ना, स्टूडेंट। इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो। नहीं नहीं इसमें भी वैसा ही है जो मतलब इसमें नहीं के जो बिजनेसमैन है ना उन्हें बिल्कुल भी टैक्स लगेगा नहीं। और ऊपर से एचडीएफसी का 6% अपना 6,000 का डिस्काउंट रहता है सैमसंग और आईफोन पे। हाँ, लेकिन वो जो स्टूडेंट वाले पे वो कितना है, 20% है? हाँ 20 to 30% है क्योंकि अभी मेरे भाई के लिए जो आईपैड लिया है ना हम्म। तो फिर वो आईपैड के लिए हमें मतलब 20% डिस्काउंट मिला है ऊपर से एक वो जो आईपैड ये था ना एयरपोर्ट हम्म। एयरपोर्ट भी फ्री मिलेगा। अच्छा अच्छा, तो वो कैसे, मतलब वो कैसे उसको स्टूडेंट कार्ड क्या करना पड़ता है, वो उसमें कुछ डिटेल डालनी पड़ती है? मतलब क्या रहता है जो हमारा जो स्कूल का मतलब अगर आई कार्ड रहा या जो करंट ईयर का कोई मार्कशीट या कुछ भी डॉक्यूमेंट रहा जिसपे हमारा नाम वगैरह सब लिखा है करंट ईयर का हम्म। तो फिर वो निकल कर फोटो खींच के साइड पे मतलब जब बाय करते हैं ना तो बाय के नीचे उसका ऑप्शन रहता है तो फिर अपन यहाँ पे वो उधर अप्लाई किया तो सब नहीं क्या वो 2 दिन नहीं क्या ये करते हैं वो वेरीफाई तो वो वेरीफाई करने के बाद हमें फिर करते हैं email। अच्छा अच्छा। अच्छा, अभी अगर वेरीफाई करने के बाद ईमेल करते हैं कि आप एलिजिबल हो कि नहीं इसके लिए? हाँ हाँ हम एलिजिबल है इसका ईमेल आता है ये वन प्लस में भी होता है सैमसंग में भी होता है नेटफ्लिक्स अमेजोन प्राइम डेल के स्पॉटिफाई लिए सब है? पे होता है। डेल के लिए है? हाँ डेल डेल क्या डेल 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 में लैपटॉप्स, भी होगा मतलब डेल आजकल तो एचपी। सारी कंपनी दे रही है सब सुना है मैंने। चलो फिर देखते हैं इसको यार। हाँ अभी लैपटॉप में तो शायद माइक्रोसॉफ्ट भी दे रहा है माइक्रोसॉफ्ट के लैपटॉप आजकल बहुत अच्छे आ रहे हैं ना इंडिया के अंदर नए नए अच्छा अच्छा। माइक्रोसॉफ्ट भी दे रहा है इसे। मतलब फोन तो हमारा अभी नहीं है ये, लैपटॉप ही भले ही एक्सचेंज कर सकते हैं। हाँ हाँ मैं भी लैपटॉप ही लेने का सोच रहा हूँ अभी मैं गया था तो अपना ये माइक्रोसॉफ्ट के जो लैपटॉप है ना हाँ वो देखे तो उसमें नहीं क्या वो मतलब विंडोज प्रोसेसर रहता है हाँ। लेकिन वो मैकबुक को टक्कर देने वाला लैपटॉप रहता है इतने नहीं, अच्छे हैं। विंडोज प्रोसेसर ही ज़्यादा सही है, मतलब अगर अगर गेमिंग का शौक रखते हो थोड़ा बहुत तो विंडोज पे ही खेलो गेमिंग, क्योंकि वो प्रोसेसर और वो मैक का थोड़ा वो रहता है कि वो गेमिंग इतना अच्छा नहीं रहता। मैक का रहता है खरीद लेंगे एक बार का लेकिन उसमें क्या रहता है जो मतलब बाद में का जो सॉफ्टवेयर के खर्चे है ना वो बहुत महंगे रहते हैं। हाँ, सॉफ्टवेयर के खर्चे, और फिर वो गेमिंग नहीं है, वो मतलब ऑफिस यूज है, ऐसे यूज करो नॉर्मल, हाँ गेमिंग नहीं कर मतलब सकते अभी उस हमारे पास जो i7 i10 रहता है ना तो वो मतलब उसका i10 लेने के लिए हमें फिर 1.5 लाख खर्च करना पड़ता है और हाँ, 90,000 आजकल की उसका बस वो आजकल तो एक तो देख ही लो, गेम ऐसे बन रहे हैं कि 100 100 जीबी के बन रहे हैं।
अभी GTA 6 आने वाला है, वो भी 100 GB के ऊपर वाला है। हाँ, चलो, तो लग्जूरियस गुड्स के ऊपर क्या होता है? इसके ऊपर आपका लॉ ऑफ डिमांड नहीं चलता। क्यों? क्योंकि ये जितनी ज्यादा कीमत का होगा लोग उतना ज्यादा खरीदेंगे इसको। क्यों? क्योंकि ये शो ऑफ के लिए और ज्यादा काम आएगा। आईफोन का जितना लेटेस्ट मॉडल आए उसकी डिमांड उतनी ही होगी। क्यों? क्योंकि जो उसको खरीदने वाली ऑडियंस है वो जनरली रिच सेक्शन से ही है। ठीक है, हाँ। रिच सेक्शन से है तो उनको इतना ज्यादा प्राइस का उतना वो झोल पड़ता नहीं है। हाँ। ठीक है, और प्राइस का ज्यादा जोड़ नहीं होता उनके साथ। तो वो क्या होता है? और दूसरी चीज, रिच सेक्शन से ज्यादा ये जो लग्जरियस गुड्स खरीदने के जो शौकीन होते हैं उनको बेसिकली वो क्या होता है, वो बेसिकली शो ऑफ के लिए ही खरीदते हैं, है ना? जैसे कि डायमंड हो गया, डायमंड डायमंड सबसे बड़ा एग्जांपल होता है शो ऑफ का। तो जिन लेडीज को डायमंड खरीदना है उनको इस बात से फर्क नहीं पड़ता उसका दाम कितना पहुंच रहा है। उसका दाम भले ही आसमान छू रहा हो, उनको डायमंड खरीदना ही खरीदना है। ठीक है, और जितना महंगा डायमंड उतना ज्यादा शो ऑफ। तो इसलिए प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड उसकी बढ़ती है, और प्राइस घट रहा है तो उतनी डिमांड घटती जाती है। क्यों? क्योंकि ये चीज सस्ती है, अब ये शो ऑफ के काम आएगी नहीं। ठीक है, चौथा क्या है? नेसेसिटी। जो आपके गुड्स नेसेसिटीज वाले होते हैं, याद है, जो जिंदगी चलाने के लिए जरूरी है, उन गुड्स के ऊपर भी लॉ ऑफ डिमांड नहीं चलता है। क्यों? क्योंकि आपका ये गुड्स आपको खरीदने ही खरीदने हैं, चाहे प्राइस बढ़ रहा हो चाहे कम हो रहा हो। ठीक है, इन गुड्स को डिमांड करोगे ही करोगे। क्यों? क्योंकि ये जिंदगी चलाने के लिए जरूरी है। तो इररिस्पेक्टिव ऑफ द प्राइस ये आप डिमांड करोगे ही करोगे, तो इसके ऊपर भी लॉ ऑफ डिमांड नहीं चलता। और पांचवा हो गया इग्नोरेंस, कि अगर आपको अंदाजा ही नहीं है प्राइस बढ़ रहा है कि घट रहा है। होता नहीं है कि मार्केट कुछ कई गुड्स होते हैं, हम लोग के साथ भी होता है, आपके साथ भी होता होगा, कुछ गुड्स के बारे में नॉलेज ही नहीं होता है कि इनका पहले प्राइस क्या था, अब प्राइस क्या है। दुकानदार हमको महंगा बेच रहा है कि सस्ता बेच रहा है, इन चीज का नॉलेज ही नहीं है, तो जो दाम उसने बोल दिया हमने दे दिया, है ना? तो बढ़े हुए दाम पे भी हम कई बार गुड्स खरीद लेते हैं। ठीक है, तो ये इग्नोरेंस में आता है। क्यों? क्योंकि हमें पता ही नहीं उसकी वास्तविक कीमत क्या है। ठीक है, जैसे कि कोई अटपटी चीज खरीदने चले जाओ जिसके बारे में पहले से पता ना हो, तो ऐसा हो जाता है। ठीक है, वैसे आजकल हर कंज्यूमर क्या करता है, पहले से रिसर्च करके जाता है कि उसकी कीमत क्या है उस चीज की। तो जल्दी ऐसा होता नहीं है। लेकिन फिर भी, जैसे कि ड्राई फ्रूट्स मार्केट ले लो, अगर ड्राई फ्रूट मार्केट आप घुस गए और आपको नहीं पता है कि बादाम वगैरह के रेट क्या है, वास्तविकता में क्या रेट होते हैं, तो वहां आप पक्का आपको वो 200 की चीज 600 में बेच देंगे, है ना? तो इसलिए इग्नोरेंस वहां होती है जब आपको दाम वगैरह ना पता हो किसी चीज का और आप महंगे पे खरीद लो उसको। ठीक है, तो लॉ ऑफ डिमांड उस पर अप्लाई नहीं कर रहा। और लास्ट पॉइंट है इमरजेंसी। इमरजेंसी क्या था, याद है? इमरजेंसी वाला पॉइंट पढ़ा था हमने फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड में। इमरजेंसी में जो मतलब समझो अगर कोई जैसे कोरोना आया तो उसके अंदर जो चीज की जो मतलब कमी थी वो थी मास्क और वैक्सीन वगैरह, तो वो इमरजेंसी में आई थी, मतलब उस टाइप में कुछ था। हाँ भाई, मतलब इमरजेंसी, जब देश में कोई इमरजेंसी लगने वाली हो, लॉकडाउन वॉकडाउन जैसी चीजें लगने वाली हो, ठीक है, या देश वॉर पे जाने वाला हो, मतलब पाकिस्तान से युद्ध होने वाला हो। ठीक है, अब खैर पाकिस्तान से युद्ध होगा तो हम लोगों पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हम लोग बॉर्डर से दूर रहते हैं। बट अगर मान लो राजस्थान बॉर्डर पे युद्ध हो रहा है तो राजस्थान में रहने वाले लोगों के लोग का क्या क्या कहा जाएगा? घर के अंदर रहो, घर से बाहर ना निकलो, जो भी चीजें जरूरी हो वो बल्क में खरीद के रख लो। ठीक है, अभी कश्मीर में युद्ध होने वाला हो तो कश्मीर में क्या कहा जाएगा? सबको घर में रहने को कहा जाएगा, सब्जी अब्जी जो भी नेसेसिटी वाली चीजें, दवाई ववाई सब बल्क में लेके रख लो, जितने दिन युद्ध चलेगा किसी को बाहर नहीं रहने दिया जाएगा। तो ये जो इमरजेंसी सिचुएशंस होती हैं इसमें क्या होगा, आपको चीजें बल्क में खरीदनी पड़ेंगी भले ही वो महंगी मिल रही हो। ठीक है, अब जैसा कि आपने एग्जांपल दिया कि जब सेकंड वेव आई थी तो उस समय सबसे ज्यादा क्या चल रहा था? ब्लैक मार्केटिंग बहुत चल रही थी। रेमडेसिविर कितने की होती है? 5500 की। 5500 की, 5500 की रेमडेसिविर इंजेक्शन
पता था ना? हाँ हाँ हाँ, हाँ 5500 का रेमडेसिविर इंजेक्शन 5,50,000 का, डबल जीरो बढ़ा दिए थे आगे, इतने का बेच रहे थे। ठीक है, तो और लोग खरीद भी रहे थे, क्यों? क्योंकि इतनी ज्यादा डिमांड थी उस समय इसकी। ठीक है, सैनिटाइजर, ये तो बहुत बड़ी चीज हुई रेमडेसिविर। 30 रुपए का, हाँ 30 रुपए का सैनिटाइजर 50 में बेचा जा रहा था, और लोगों को खरीदना पड़ रहा था क्योंकि उस समय डिमांड थी इतनी इसकी। खैर, रेमडेसिविर तो नहीं, सैनिटाइजर की तो अब भी डिमांड है, लेकिन अब ब्लैक मार्केटिंग नहीं हो रही इसके लिए। न जाने कितने लोग अमीर हो गए होंगे इस समय। तो ये था इमरजेंसी का मतलब, समझ गए भाई? हाँ और ये था फिर हमारा लॉ ऑफ डिमांड वाला पार्ट। ठीक है, जो आपका बुक में हाँ चैप्टर नंबर 3A है ना, जो हम्म 3A वाला पार्ट है, हम्म वो हमने कर लिया है। अब 3B कल से शुरू करेंगे, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, अभी तक इतने हाँ में, सर अभी तक इतने में कोई डाउट हो तो बताओ। नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं है? नहीं है हाँ, मतलब ये तो थ्योरी है ना तो समझ जाते हैं हाँ, बहुत इजी है, प्रैक्टिस करने नहीं है इसकी। और सर ये बहुत हम्म, रियल लाइफ जैसा लगता है सब इसमें। हाँ हाँ इकोनॉमिक्स हाँ सही, रियल लाइफ। हाँ अभी मतलब वो बिजनेस में तो यूज होगा ही ना आगे चल के हाँ, आपके पिताजी बिजनेस साइड में है? नहीं मेरे पापा लेक्चरर है और मम्मी भी लेक्चरर है अच्छा, कॉलेज में लेक्चरर है। खैर, हाँ कोई ना कोई परिवार में बिजनेस तो करता ही होगा, इतनी बड़ी फैमिली होती है सबकी, कोई ना कोई परिवार में हाँ करता मेरा ही है। हाँ, हाँ वो लोग करते हैं हाँ, तो मतलब मेरे हमने स्टार्टअप स्टार्ट किया था ना मेरे फ्रेंड और मैंने हाँ, हाँ तो फिर तब हमने ट्रायल बेस पे दो तीन कंपनीज लिए भाई थे आपकी वो भी एज क्या फैमिली है? वालों के आपकी एज अभी क्या है मेरे अभी? 17 है 17 की उम्र 17 में, 17 की उम्र में आपने स्टार्टअप स्टार्ट कर दिया था? हाँ बड़े आगे सोचते हो यार, सही है। हाँ मतलब अभी वो स्टार्टअप भी करना है इसलिए मतलब किस वो भी देखना है किस चीज का बिजनेस कर रहे हो? मतलब अभी तो हमने होल्ड पे रखा है 2-3 महीने के लिए हम क्या कर रहे थे कि जो जो बिजनेस है ना जो मतलब ये लोकल बिजनेसेस है उनको नहीं क्या हम ग्रो कर रहे थे मतलब हम क्या कर रहे थे 2-3 सीए हायर किए थे हमने दो हम्म। तीन अच्छे मतलब 10-15 जनों की टीम जमा की थी स्टार्टिंग में हमने घर के दो कंपनी है मेरा फ्रेंड के मामा की एक कंपनी है और हमारे इधर मेरे चाचाओं की एक कंपनी है तो हमने वो दो कंपनी लिए थे बिजनेस ग्रो करने के लिए कौन सी कंपनी तो है? फिर हमने जो मेरे मामा की कंपनी मतलब चाचा की कंपनी है वो जो पेपर कप्स रहते हैं ना पेपर कप्स पेपर रिलेटेड प्रोडक्ट्स हाँ, हाँ। उसकी कंपनी है और वो मेरे फ्रेंड की होगी फर्नीचर की कंपनी है अच्छा, अच्छा। तो फिर हमने इसी को तुम बढ़ाने को सोच रहे हो? हाँ तो फिर हमने वो बढ़ा भी दिया है उनका तो हाँ। हमने उनका अमेजोन एफबीए किया था वो फर्नीचर की कंपनी का तो उनका मतलब आज के दिन के अंदर उनका पर डे जो रेवेन्यू है ना अमेजोन से हम्म। वो कम से कम मतलब अच्छा, हाँ, तो अमेजोन पे सही है अमेजोन से और फर्नीचर। बाकी फर्नीचर हमने तो उसी की तरह जो फर्नीचर तो अमेजोन फ्लिपकार्ट दोनों पे सेल हो सकता है ना? फ्लिपकार्ट पे भी कर सकते हो हाँ इसको। और अभी उस कंपनी का मतलब हम उनका फ्लिपकार्ट पे भी कर सकते हैं लेकिन स्टार्टिंग के लिए जो हम क्या कर रहे थे कि हम उसमें से पैसे एक भी नहीं ले रहे थे हम्म। हम बस जो हमारा प्रॉफिट था ना वो हम पूरा प्रॉफिट नहीं के इन्वेस्ट कर देते थे हमारे वो जो सीएल वो उन वो सब पे फ्लिपकार्ट पे तो हमें फायदा ये प्रॉफिट मतलब जा ही नहीं रहा था ना फ्लिपकार्ट पे फायदा ये ज्यादा है कि अमेजोन थोड़ा कमीशन ज्यादा लेता है, और फ्लिपकार्ट थोड़ा कम लेता है। हाँ हाँ नहीं लेकिन वो आजकल क्या हो रहा है कि जो फ्लिपकार्ट पे लोग ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं ना क्योंकि फ्लिपकार्ट नहीं मतलब इतने अच्छे सर्विस नहीं प्रोवाइड कर रहा जितना अमेजोन प्रोवाइड कर रहा सर्विस अच्छी है, बट कमीशन भी तो ज्यादा ले रहा है, और उसके डिलीवरी चार्जेस भी ज्यादा देने पड़ते हैं। हाँ वो है मतलब अभी तो फ्री डिलीवरी कर रहा है ना अमेजोन पे 1-2 सालों से अच्छा, लेकिन आपको तो देने पड़ते होंगे ना, बीइंग अ सेलर। बीइंग सेलर देने पड़ते हैं लेकिन वो मार्जिन में हम निकाल ले रहे थे ना अच्छा, अच्छा, चलो सही है मार्जिन के तब। अंदर हाँ तो फिर अभी उसमें हमारा दूना टाइम जा रहा था इसलिए अभी तक के मैं मतलब मार्च में मैंने स्टार्ट किया था मार्च अप्रैल में अभी तक के वो चल ही रहा था फिर मेरी पढ़ाई कुछ भी नहीं हुई थी इसकी वजह से फिर मैंने बंद ही कर दिया अभी हाँ, 12वीं के बाद करना है यार, अब क्या, अब तो बोर्ड्स, 4-5 महीना बोर्ड्स की हाँ तैयारी कर लो।
हाँ हाँ, वो अभी फंड रेज वगैरह वो तो ये बिजनेस स्टार्टिंग के लिए ऐसे खोला था, लेकिन बोर्ड्स एक के ऐसा लिए business मतलब ये आप ये जो बोर्ड्स ये मैं तो मेन मोटिव ये था। हाँ बोर्ड्स के बाद ग्रेजुएशन के समय करना ये क्या? सब। बोर्ड्स कर लो, उसके बाद ग्रेजुएशन के समय करना ये सब। हाँ हाँ, ये ग्रेजुएशन। हाँ, ग्रेजुएशन में हाँ टाइम रहेगा। हाँ, ये बस अभी 12th के बाद वही करना है बस। 12th के बाद एक तो स्टडीज भी करना है और साइड बाय साइड वो भी स्टार्ट करना है। वही बात है। चलो फिर, हाँ। ये बताओ इसमें कोई डाउट है डिमांड में? नहीं सर। नहीं है। चलो फिर कल कल से इसका जो सेकंड पार्ट है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड उसको पढ़ना शुरू करेंगे। 2 से 3 दिन का चैप्टर है वो भी, तो इसी हफ्ते ये पूरा डिमांड खत्म हो जाएगा। ठीक है। ठीक है भाई।